हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चलिए चर्चा करते हैं वेनेजुएला में जो अमेरिका का ऑपरेशन हुआ था उससे विश्व व्यवस्था में किस तरीके से एक अराजकता पैदा हुई है, अर्थात किस तरीके से पूरी दुनिया एक ग्लोबल क्राइसिस की तरफ पहुंच गई है। उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं आज। तो आप देखिए कि ये हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक में वेनेजुएला के बारे में अगर हम देखें तो ये लैटिन अमेरिका का एक देश वेनेजुएला, जहां पर कुछ दिनों पहले अमेरिका ने अटैक किया था। तो इसका एक फॉर्मेट हम लोग तैयार कर लेते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते रहते हैं। तो ये वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के उद्देश्य और परिणाम क्या क्या हैं, ये हमने टाइटल दिया। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा तात्कालिक घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, संघर्ष की ऐतिहासिकता के बारे में भी हम जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि आखिर अमेरिका ने ये जो अटैक किया है ये किन कारणों से किया है, क्या क्या उद्देश्य उसके थे। दूसरी बात, वेनेजुएला में अमेरिका की इस कार्यवाही के संभावित क्या क्या परिणाम होंगे। और फिर हम देखेंगे कि विश्व के कौन कौन से देश हैं जिनकी क्या क्या रणनीतियां रहेंगी, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले तात्कालिक घटनाक्रम के बारे में देखें कि क्या क्या स्थिति यहां पर है। इसमें अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से एक ऑपरेशन चलाया 3 जनवरी 2026 को। ये आपने देखा, एक बड़ा सैन्य और खुफिया ऑपरेशन था ये। अमेरिका के विशेष बल इसमें शामिल हुए थे, जिनमें से एक डेल्टा फोर्स और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। इन्होंने काराकास में एक सर्जिकल स्ट्राइक की और उसी रात मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद आप देखिए कि जैसे उनको गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें एक अमेरिकी जहाज में बैठाल करके और तुरंत न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहां DEA और संघीय एजेंट्सों ने इनको अपने नियंत्रण में रखा। इसके बाद तुरंत उनके ऊपर एक मुकदमे की कार्यवाही की गई। मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद US में मुकदमे के लिए उनको पेश किया गया, जिसमें कुछ आरोप लगाए गए उनके ऊपर। एक जैसे कि नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया गया, कोकीन की तस्करी और साजिश, हथियारों के अवैध डीलिंग का आरोप इनके ऊपर लगाया गया। और इस तरीके से इनको, इस प्रकार से दोनों को, ये उनकी वाइफ और ये मादुरो, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ले जाया गया। अब यहां पर बात यह आती है कि अमेरिका ने सीधे सैन्य कार्यवाही के जरिए जो ये कदम उठाया है, ये इतिहास में एक असामान्य घटना है। ऐसा लोग कह रहे हैं, दुनिया के लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही असामान्य स्थिति है। लेकिन विश्व के लिए यह असामान्य स्थिति है, किंतु अमेरिका के लिए असामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि अमेरिका इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी गतिविधियां कर चुका है। जैसे आपने चाहे कि 2003 की घटना इराक की देखी हो, जब सद्दाम हुसैन को उसने गिरफ्तार किया और फिर मार भी दिया। इसके बाद और इससे पहले भी अगर आप चले जाएं तो बहुत सी घटनाएं हुई हैं। हैती की घटनाएं हैं, आपका लीबिया की घटना है, मुअम्मर गद्दाफी की, पनामा में ऑपरेशंस उन्होंने किया। तो अमेरिका के लिए ये सामान्य घटना है, विश्व के लिए एक असामान्य घटना है, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देश जो वैश्विक नियमों के अनुकूल काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमेरिका वो दुनिया को जानता है कि दुनिया तो मेरे पीछे चलती है, तो मुझे कानूनों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि आखिर अमेरिका ने ये जो ऑपरेशन चलाया, तो इस ऑपरेशन के पीछे अमेरिका के क्या क्या लक्ष्य रहे हैं। उन लक्ष्यों को समझने से पहले
हमें थोड़ा वेनेजुएला की स्थिति के बारे में और क्यों वो इस तरीके का टारगेट बनता रहा है उसके बारे में हम लोग देख लें थोड़ा। यह आपका वेनेजुएला है जो लैटिन अमेरिका का देश है और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर, नॉर्थ तट पर है। इसके उत्तर में कैरेबियन सागर है जिसके कारण इसकी एक लंबी समुद्री तट रेखा हो जाती है। अगर हम इसके पश्चिम में देखें तो कोलंबिया है। ये जो कोलंबिया है इसको भी धमकी मिली हुई है, इसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसके दक्षिण की तरफ हम देखें तो ब्राजील है। इसके पूरब में अगर देखें तो यहां पर गुयाना है, दक्षिण में इसके ब्राजील है। तो इसका लोकेशन आपने देख लिया, जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा पूछ दिया जाता है कि वेनेजुएला के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, तो कोलंबिया, ब्राजील, गुयाना और उत्तर में कैरेबियन सागर इसके हैं। अगर हम बात करें वेनेजुएला की जनसंख्या की तो बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है, महज 2.8 करोड़ की जनसंख्या है इनकी। देश की अधिकांश आबादी उत्तरी भाग में निवास करती है। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये सब यहां पर उत्तरी तटीय क्षेत्रों में निवास करती है, क्योंकि यहां तटीय मैदान, बेहतर जलवायु और शहरी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। देश की राजधानी कराकास भी यहीं पर है, उत्तरी क्षेत्रों में है। तो इसके आसपास के महानगरीय क्षेत्र में लगभग ये आपका कराकास है। यहाँ जो महानगरीय क्षेत्र हैं कराकास में लगभग 5 लाख लोग यहाँ पर भी रहते हैं। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 2.8 करोड़ की जनसंख्या है। इसके बाद अगर देखें तो इसका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। ये एंडीज पर्वत, यहां आप ये एंडीज देख रहे हैं, ये पर्वत श्रृंखला है। इसके पश्चिम भाग में एंडीज पर्वत यहां पर विद्यमान है और इधर अगर पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे आप तो अमेज़न के जंगल विद्यमान है। तो देश के दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्वी तरफ देखेंगे तो अमेज़न है यहां पर, जो ब्राजील की ओर से उत्तर की दिशा में फैला हुआ है। ये इसकी भौगोलिक विविधता है और इसी कारण से, चूंकि अमेज़न वर्षा वन है और एंडीज पर्वत है, तो इन सब कारणों से यहां पर विविध जलवायु की स्थिति बनी रहती है। अब यहां अगर हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में देखें तो वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से है। देश में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और सोने की भी विशाल भंडार पाए जाते हैं। वेनेजुएला के सबसे बड़े तेल क्षेत्र के देश उत्तर पश्चिमी भाग में मराकाइबो झील, यहां पर आप देखिए ये मराकाइबो झील है। तो यहां पर बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। इसकी एक ओरिनोका बेल्ट है यहां पर, जहां ये प्राकृतिक संपदाएं बहुत है, पेट्रोलियम बहुत पाया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से एनर्जी बेस्ड कर दिया है, ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था है। हालांकि इससे संसाधन निर्भरता की चुनौती भी उत्पन्न हुई है। तो ये एक ओरिनोको बेल्ट है और ये मराकाइबो, जहां पर पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं लाइंस बनी हुई हैं, ये ऑयल पाइप लाइंस हैं और ये जो क्षेत्र हैं ये ऑयल फील्ड्स हैं इसके। अगर राजनीति के बारे में देखा जाए तो वेनेजुएला की राजनीति में अभी कुछ दिनों पहले 3 जनवरी से पहले तक मादुरो यहाँ की सत्ता में थे। वेनेजुएला में 2013 में जो वेनेजुएला के मेंटर कहे जाते थे ह्यूगो सावेज, उनका निधन हो गया और उसके बाद निकोलस मादुरो ने देश का नेतृत्व संभाला। मादुरो सरकार के दौरान देश कई बार आर्थिक संकट, महंगाई, राजनीतिक ध्रुवीकरण, पॉलिटिकल पोलराइजेशन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझता रहा। 2024 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया गया। हालांकि बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे थे कि वास्तविक विजेता मादुरो नहीं है, लेकिन इन्होंने शपथ ली
और चुनाव में बहुत बड़ी मात्रा में अनियमितताएं हुई, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का आरोप है। तो ये आपने देखा कि वेनेजुएला की वास्तविक स्थिति क्या रही है। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य मुद्दे पर। मुख्य मुद्दे में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि ये जो घटना हुई, जिसको अमेरिका ने अंजाम दिया 3 जनवरी को, क्या ये घटना तात्कालिक थी या इस संघर्ष की कोई ऐतिहासिकता है? तो ये बहुत पहले से चल रही है और आज की घटना नहीं है। लंबे समय से अमेरिका की तैयारियां चल रही थी। इनफैक्ट मैं ये कहूं तो 1976 से ही अमेरिका इस पर नजर बनाए हुए था और इसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए। पिछले कई वर्षों से मादुरो पर अमेरिका आरोप लगाता रहा है कि मादुरो नार्को टेररिज्म मतलब ड्रग तस्करी तो कर ही रहे हैं, साथ में आतंकवाद को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका में कोकीन की तस्करी का आरोप भी इनके ऊपर लगता रहा है। इसके बाद आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बहुत सक्रियता से कार्यवाही इनके ऊपर की गई। जैसे कि सबसे पहले वर्ष 2013 में जब ह्यूगो सावेज की मृत्यु हो गई, उसके बाद मादुरो सत्ता में आए, तो धीरे धीरे इनके सत्ता में आने से इनकी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा और यह तर्क दिया गया कि इन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण किया है, विपक्ष का दमन किया है, आर्थिक पतन किया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने मादुरो सरकार को अवैध तानाशाही की संज्ञा दी और उनको अवैध घोषित कर दिया। यह स्थिति 2013 से लेकर के और 2017 तक चलती रही। वर्ष 2017 में स्पष्ट तौर पर इनके वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। वर्ष 2017 से 2019 के टाइम को मैंने ये नाम दिया है कि इनकी वैधता पर प्रश्न लगाया गया। अमेरिका ने वर्ष 2018 राष्ट्रपति चुनाव को धांधलीपूर्वक कहा। इसके बाद विपक्षी नेता जुआन गुएडो उनको अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता भी दी और मादुरो की कूटनीतिक मान्यता को समाप्त कर दिया। आगे चल करके वर्ष 2020 आपराधिक आरोप लगाए गए मादुरो के ऊपर। अमेरिका ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के माध्यम से मादुरो पर आरोप लगाए। आरोपों में यह था कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी कर रहे हैं, ये एफएआरसी के साथ इनकी मिली भगत है, अमेरिका में कोकीन सप्लाई की साजिश ये करते हैं। तो ये एक तरीके से पहली बार था जब किसी कार्यरत राष्ट्रपति पर अमेरिका ने ऐसे आरोप लगाए थे। अति तो तब हो गई कि जब कुछ दिनों बाद अमेरिका ने इनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया। मादुरो पर $15 मिलियन तक का इनाम घोषित किया गया। अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी इनाम के संकेत दिए गए थे। हालांकि इनके ऊपर स्पष्ट किया गया कि जो भी इन्हें पकड़ेगा या मारेगा और पकड़ करके अमेरिका को सौंपेगा तो $15 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। ये कहा गया कि अगर मादुरो अमेरिकी का या सहयोगी देश की सीमा में आए तो उनकी गिरफ्तारी संभव है। इसके बाद अमेरिका ने मादुरो के ऊपर या वेनेजुएला के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाना शुरू किया गया। इन्होंने इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया, हालांकि वो नोटिस स्वीकार नहीं किया गया और सहयोगी देशों से ये अपेक्षा की कि वे उनकी संपत्ति को जब्त करें, उनके यात्रा पर प्रतिबंध लगाएं, बैंक खातों पर रोक लगाए जाए इनके ऊपर। तो इस तरीके से अमेरिका ने वर्ष 2013 से लेकर के और वर्ष 2025 के अंत तक इस प्रकार दबाव बनाए गए। और फिर आप देखिए वर्ष 2026 की शुरुआत होते ही 3 जनवरी वर्ष 2026 को अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के माध्यम से मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मादुरो को जो गिरफ्तार किया अमेरिका ने, या इतने लंबे समय से ऐसा चल रहा था,
उसके पीछे आखिर अमेरिका का उद्देश्य क्या है? अब केवल इस आधार पर तो यह ऑपरेशन नहीं हो सकता है कि अमेरिका मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उसने ये ऑपरेशन किया और किसी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। अमेरिका ने जब भी कभी ऐसा काम किया है तो उसके निजी हित जरूर रहे हैं। अमेरिका ने मानवता के नाम पर या मानव अधिकारों की रक्षा को ओढ़ा है, आधार बनाया है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य उसके उस राष्ट्र की संपत्ति पर कब्जा करना या अपनी भू राजनीति को बढ़ाना रहा है। अब आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि वेनेजुएला के प्रति अमेरिका की नीति मानव अधिकारों से अधिक भू राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा से प्रेरित थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने बहुत सारे लक्ष्य अपने बनाए मादुरो को गिरफ्तार करने से पहले। सबसे पहला लक्ष्य जो उन्होंने 3 जनवरी को किया वो तो यही था कि सत्ता को परिवर्तित किया जाए। पहला लक्ष्य यह था। और यूएस ने क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो सरकार को अवैध बताया था और इसी आधार पर उन्होंने गिरफ्तार किया। इसके बाद अमेरिका ने डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया, जिन्हें आप सामने देख रहे हैं। इसमें अमेरिका का लक्ष्य था कि अमेरिका समर्थक सरकार की स्थापना की जाए। अभी हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका की समर्थक रहेंगी या अमेरिका की समर्थक नहीं रहेंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा दिखाई तो दे रहा है। हालांकि मादुरो सरकार में ये उपराष्ट्रपति के पद पर विद्यमान थी, तो अभी ये स्पष्ट नहीं है। तो अमेरिका ने पहला काम तो ये किया कि मादुरो को हटाया। इसके बाद अमेरिका का जो मेन टारगेट और मुख्य लक्ष्य था वो ऑयल और ऊर्जा सुरक्षा, मतलब ऑयल प्लस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ट्रंप की नीति का मूल है यह। और यह मूल इसलिए है क्योंकि वेनेजुएला में तेल के भंडार बहुत ज्यादा है। 303 अरब बैरल तेल की संभावना यहां पर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है। हालांकि कुछ दिनों से वेनेजुएला ने तेल के निस्तारण में बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिखाई है और उत्पादन लगभग 2000 के बाद से लगातार घटता जा रहा है। तो एक तरीके से आप यहां पर ये देखिए कि ऑयल प्लस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ये वेनेजुएला में अमेरिका का लक्ष्य रहा। इसके बाद वेनेजुएला में अमेरिकी तेल कंपनियों का इतिहास भी देख लेना चाहिए हमें कि ये क्यों रहा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका की नजर क्यों थी। आप ये देखिए कि वेनेजुएला में अमेरिकी तेल कंपनियां लंबे समय से रही हैं और अमेरिकी तेल कंपनियों ने वहां पर लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत लंबे समय तक तेल निकाला है। वेनेजुएला ने साल 1976 में अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और साल 2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति हुइगो चावेज ने देश में काम कर रही अमेरिकी तेल कंपनियों की बची हुई विदेशी संपत्ति को जब्त भी कर लिया। ऐसी स्थिति में अमेरिका पहले से नाराज चल रहा था, वर्ष 1976 से ही नाराज चल रहा था, 2007 में और ज्यादा नाराज हो गया। वर्ष 2019 में वर्ल्ड बैंक के एक ट्रिब्यूनल ने जो 2007 में मामला उठाया गया था उसका निर्णय दिया और निर्णय देते हुए कहा कि कोनोको फिलिप्स को 8.7 अरब डॉलर का मुआवजा देने का आदेश एक तरीके से दिया गया वेनेजुएला की सरकार को, मतलब मादुरो को। मगर वेनेजुएला ने यह राशि अभी तक नहीं दी है और तेल कंपनी को यह राशि नहीं मिली है। तो एक प्रकार से अमेरिका तेल कंपनियों की इस स्थिति से नाराज था और वो एक ऐसा अवसर तलाश रहा था कि किस तरीके से हम वेनेजुएला की पूर्ण संपत्ति पर कब्जा कर लें। इसके बाद ट्रंप ने तुरंत दावा करना शुरू कर दिया कि ट्रंप का ये दावा यहां से शुरू हुआ, वेनेजुएला से मादुरो को पकड़कर ले जाने के तर्क को उन्होंने सही ठहराया और कहा कि वेनेजुएला ने एक तरफा तरीके से अमेरिका
की तेल की जब्ती की है, ये स्टेटमेंट था उनका। अमेरिका के तेल की जब्ती की है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये वो कहते कि अमेरिकी तेल कंपनियों की संपत्ति को जब्त किया तो कुछ हद तक ठीक भी माना जाता। और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह स्टेटमेंट दिया तो उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसको और तेजी से दोहराया। जेडी वेंस ने तर्क दिया कि वेनेजुएला ने अमेरिकी तेल संपत्तियों को हड़प लिया और हाल तक उसी चोरी की गई संपत्ति के इस्तेमाल से अमीर बनता रहा है और अपनी नार्को टेररिस्ट गतिविधियों को फंडिंग करता रहा है। यह आरोप लगा है जेडी वेंस के द्वारा। साथ में जो चल रहा था एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना और अपनी सफाई को प्रस्तुत करना, उसमें ट्रंप ने कुछ बढ़ चढ़ करके बातें कही। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सकती हैं। ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला के इन तेल भंडारों में अमेरिका के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं होंगी और इससे न केवल वेनेजुएला, न केवल अमेरिका, बल्कि वेनेजुएला के सामान्य नागरिकों का भी लाभ होगा। अब अमेरिका के द्वारा ये तर्क देना कि वेनेजुएला की संपत्तियों से अमेरिका और वेनेजुएला को लाभ होगा, ये निर्णय लेने का अधिकार क्या अमेरिका को है? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। देखिए, तेल तो हमेशा से वेनेजुएला का ही है और वेनेजुएला का ही रहेगा। इस पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, लेकिन अमेरिका अब वेनेजुएला पर अपना निजी स्वामित्व दर्ज करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए कि ट्रंप ने जो अपना टारगेट रखा, उस टारगेट पर, उस लक्ष्य प्राप्ति में उनको सफलता भी प्राप्त हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 6 जनवरी को एक ट्रुथ पर एक पोस्ट लिखा, सोशल मीडिया का ट्रुथ है, मतलब 3 दिन बाद जब उन्हें अरेस्ट किया मादुरो को, तो 3 दिन बाद सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट लिखा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं, ये ट्रंप साहब हैं जिनको आप देख रहे हैं, और इन्होंने लिखा कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि वेनेजुएला का अंतरिम प्रशासन, मतलब डेल्सी रॉड्रिग्स, अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल उच्च गुणवत्ता का तेल देगा, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो पहला टारगेट था अपना कि उसे तेल प्राप्त करना है, वो उसने प्राप्त कर लिया। मादुरो को हटाने के बाद ही तेल प्राप्त किया जा सकता था, ऐसा ट्रंप साहब जानते थे। तो उन्होंने पहले तो हटाया उनको और फिर ये लंबी मात्रा में इतना 3 से 5 करोड़ बैरल का उच्च गुणवत्ता का तेल इन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये तो हुई उनकी ऑयल स्ट्रेटजी। अब केवल ऑयल स्ट्रेटजी से ही ट्रंप का पेट भरने वाला नहीं है, ट्रंप को बहुत कुछ चाहिए। यहां तक कि ट्रंप एक ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो दुनिया की संपूर्ण संपत्ति को निगलने की चेष्टा कर रहा है। तो अब वेनेजुएला जबकि उसके हाथ में आ गया है, और जो हाथ में आ गया है उसको निचोड़ना तो होगा ही, ऐसा ट्रंप का लक्ष्य रहेगा। तो उसने न केवल पेट्रोलियम बल्कि वेनेजुएला के अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर भी नियंत्रण स्थापित करने की पूरी चेष्टा की है। अमेरिकी हस्तक्षेप में अगर आप देखें तो ट्रंप की जो आज वर्ल्ड व्यू है, वेनेजुएला में वो हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। ट्रंप केवल वेनेजुएला में ही कब्जा करने का फिराक में अभी नहीं रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी आपने कई बार देखा कि उन्होंने यूक्रेन में हथियार देने के बदले यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों से लाभ प्राप्त करने की चेष्टा की। और आप अभी सभी जानते हैं कि ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क का है, उस पर भी उनकी नजर बनी हुई है और वो ग्रीनलैंड को किसी न किसी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ब्राजील जैसे देश में दुर्लभ रेयर अर्थ जो पाए जाते हैं, वहां पर भी अमेरिका अपनी रुचि रखता है। हालांकि ब्राजील के ऊपर ऐसा कोई मिलिट्री ऑपरेशंस तो वो नहीं कर सकता है। इसके बाद आप आर्कटिक में देख लीजिए,
आर्कटिक में उसकी सामरिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूरी तरीके से ट्रंप की नजर बनी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघलने के साथ साथ वहां तक पहुंचना आसान भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखें कि ट्रंप की वर्ल्ड व्यू में प्राकृतिक दुनिया की प्राकृतिक संपदाओं पर नियंत्रण स्थापित करना उसका टारगेट रहा है। अब आप देखिए कि ये सब क्षेत्र जो ट्रंप साहब के टारगेटेड है, वेनेजुएला में तो कर ही लिया, मैक्सिको उस पर भी धमकी दी है, कोलंबिया, इसके बाद इधर ईरान में चल ही रहा है, ग्रीनलैंड पर उसको अपना कब्जा करना ही है। तो ये सारे टारगेटेड एरिया हैं जहां पर ट्रंप तुरंत पहुंचना चाहता है और धीरे 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 वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो अब प्राकृतिक संपदा पर भी उसे दोहन करना है। अगली बात आती है, क्या प्राकृतिक संपदा पर नियंत्रण कर लेने से ट्रंप संतुष्ट हो जाएंगे, ट्रंप को संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद ट्रंप का यह टारगेट रहेगा कि वेनेजुएला के बाजार पर भी नियंत्रण, और ऐसे संकेत भी ट्रंप साहब देने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी कल परसों में कहा है कि वेनेजुएला हमारी नई तेल डील से मिलने वाले पैसे से सिर्फ वही सामान खरीदेगा जो अमेरिका में बना हो, जो स्पष्ट कर रहा है कि वेनेजुएला के बाजार पर ट्रंप की नजर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो ट्रुथ है वहां पर लिखा था कि मुझे जानकारी मिली है। अच्छा, उनको जानकारी तुरंत मिल जाती है। उन्होंने लिखा कि मुझे जानकारी मिली है कि वेनेजुएला हमारे नए तेल समझौते से मिलने वाली राशि से सिर्फ अमेरिका में बने हुए वस्तुओं को ही खरीदेगा, ऐसा ट्रंप साहब कह रहे हैं। इन खरीदारियों में अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे, दवाइयां होंगी, मेडिकल डिवाइसेस होंगे, और वेनेजुएला के लिए बिजली ग्रिड की आपूर्ति की जाएगी, ऊर्जा केंद्रों को सुधारने के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये सारी बातें ट्रंप साहब ने कही। ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला अब अमेरिका को अपना मुख्य बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटमेंट है उसका। यह एक साझेदारी या एक समझदारी भरा फैसला है और वेनेजुएला और अमेरिका दोनों देशों के लोगों के लिए लाभदायक होगा। ये सारी बातें जो कही गई ट्रंप के द्वारा अभी पिछले 1-2 दिनों में, वो सब इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ट्रंप न तो केवल पेट्रोलियम से संतुष्ट होने वाला है, ट्रंप न केवल प्राकृतिक संपदा से संतुष्ट होने वाला है, ट्रंप को उसके बाजार पर भी नियंत्रण चाहिए, और न केवल बाजार से संतुष्ट होने वाला है, वो वहां पर स्यूडो गवर्नमेंट बनाएगा, वो अपनी एक कठपुतली गवर्नमेंट बना करके रखेगा, एक प्रकार से ऐसा उपनिवेश बना करके कोशिश करेगा जिससे सारे कैरेबियन पर उसका प्रभाव स्थापित हो जाए, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। अब ये सारे काम वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ट्रंप को चीन और रूस को रोकना है, और ट्रंप ये चाहते हैं कि जो लैटिन अमेरिकी क्षेत्र है या पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर किसी और का प्रवेश नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला हमारी नई तेल डील का पार्ट है और किसी और को यहां पर आने की कोई इजाजत नहीं होगी। अब आप देखिए कि चीन और रूस को रोकना वो क्यों चाहता है। इसका कारण है कि वेनेजुएला में चीन और रूस का प्रभाव रहा है। वेनेजुएला एक कम्युनिस्ट या समाजवादी प्रकृति का राज्य रहा है। इसी कारण से आज ये एक प्रकार से ग्रेट पावर कंपटीशन का पार्ट बन गया है। अब यहां पर अगर हम चीन के हस्तक्षेप की स्थिति पर चर्चा करें तो चीन ने वेनेजुएला को कर्ज प्लस निवेश के जरिए पूरी तरीके से जकड़ रखा है, जैसा कि उसकी डिप्लोमेसी है, क्रेडिट डेप्ट डिप्लोमेसी, और उस क्रेडिट डेप्ट डिप्लोमेसी में वेनेजुएला जकड़ा हुआ है। कैसे, क्या क्या उसने दिया, तो यहां 60 अरब प्लस का कर्ज चाइना ने वेनेजुएला को तेल के बदले दिया है। वेनेजुएला का कच्चा तेल सीधे चीन जाता है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, टेलीकॉम में चीनी कंपनियां वहां पर हैं, सैटेलाइट है, सर्विलांस टेक्नोलॉजी है,
ये सब स्थितियों को अगर देखा जाए तो चीन का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है। इसके बाद अगर आप रूस के हस्तक्षेप के बारे में देखें तो रूस सैन्य प्लस रणनीतिक हस्तक्षेप करता रहा, जबकि चीन का हस्तक्षेप मुख्यतः आर्थिक रहा है। रूस ने वेनेजुएला को रणनीतिक मोर्चा बनाया हुआ है और उसने हथियार सप्लाई करना, जैसे कि फाइटर जेट हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। रसिया सैन्य सलाहकार के तौर पर भी एक टेक्नीशियन के तौर पर भूमिका निभाता रहा। रूस की तेल कंपनियां हैं जैसे कि रोस्नेफ्ट है, उसकी बड़ी हिस्सेदारी है वहां पर। रूसी बम वर्षक विमानों की तैनाती भी कभी कभी की जाती है। तो ऐसी स्थिति में ग्रेट पावर कंपटीशन का पार्ट बन चुका है वेनेजुएला, और यही कारण है कि ट्रंप की रणनीति है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यूएस सुपरमेसी रहेगी, कोई और यहां पर आने की जहमत ना उठाए, उसे अनुरोध करते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये जो मैप है ये इंडिकेट करता है कि ये यहां पर चाइना और यहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है। बाकी पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट आप देखेंगे तो अमेरिकी इन्फ्लुएंस में है, लेकिन यहां चाइना बैठा हुआ है, ये क्यूबा का एरिया है, यहां चाइना बैठा हुआ है, ये आप यहां पर चाइना बैठा हुआ है, ये चाइना और रसिया के इन्फ्लुएंस में है। तो इस तरीके से यूएस को यह बात खराब तो लगेगी ही, और एक टारगेट यूएस का सोशलिज्म डिस्ट्रॉयड नेशंस, इसको लेकर के भी चलता है। ट्रंप ने वेनेजुएला, यहां पर एक टारगेट और देखिए आप, समाजवाद विरोधी स्थिति को स्पष्ट करना। ट्रंप ने वेनेजुएला को उदाहरण बनाकर के यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सोशलिज्म डिस्ट्रॉयज नेशंस, ये अमेरिका की घरेलू राजनीति को भी इफेक्ट करेगा, और अमेरिका ये बचा करके चलेगा कि अपने फ्लोरिडा और इसके बाद क्यूबन्स, वेनेजुएला, इन सब डायस्पोरास में अगर समाजवाद की प्रवृत्ति बढ़े तो उसको कैसे रोका जा सके। तो इस तरीके से आपने देखा कि अमेरिका के कितने उद्देश्य वेनेजुएला पर अपना नियंत्रण करने के हैं। सबसे पहला मादुरो को हटाना, ऑयल डिप्लोमेसी के तहत और ऊर्जा पर नियंत्रण स्थापित करना, वेनेजुएला के अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना, वेनेजुएला के बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना, चीन और रूस के प्रभाव को संतुलित करना, और अंततः जो समाजवाद की बची खुची जड़ें हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त करना। ये ट्रंप साहब ने अपने लक्ष्य बनाए। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ट्रंप ने वेनेजुएला में जो भी कार्यवाही की है उस कार्यवाही का परिणाम क्या रहेगा, उस कार्यवाही का किस तरीके से दुनिया को परिणाम देखने को मिल सकता है। तो हम इसको दो भागों में बांट करके देख सकते हैं कि इस कार्यवाही से उस पूरे के पूरे क्षेत्र में, या जो लैटिन अमेरिकी क्षेत्र है उसमें क्या क्या परिणाम रहेगा, और फिर हम ये देखेंगे कि वैश्विक स्थिति पर क्या क्या परिणाम रहेगा। तो क्षेत्रीय परिणाम को तीन भागों में देखा जाता है। एक तो मोनरो डॉक्ट्रिन की पुनर्जीविता। मोनरो डॉक्ट्रिन के बारे में अगर आप जानते हो तो 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मोनेरो, जिनकी इमेज देखी जा रही है, उसकी चेतावनी थी कि जिसमें अन्य शक्तियों को अमेरिका के पश्चिमी दुनिया के प्रभाव क्षेत्र में दखल ना देने को कहा गया था, और उसी बात को ट्रंप साहब ने दोबारा पुनर्जीवित किया है और यह स्पष्ट किया है लैटिन अमेरिका में बाहरी ताकतों की नो एंट्री। ट्रंप साहब ने मार ए लागो में एक भाषण के दौरान कहा था कि मोनेरो डॉक्ट्रिन एक बड़ी बात है, लेकिन हमने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। यहां पर आपको मैंने एक इमेज ड्रॉ करी है, ये आप देखिए, ये लाठी लेकर के पूरे कैरेबियन में वो घूम रहा है अपनी जहाजों को बांधे हुए, और इस तरीके से वो मोनेरो सिद्धांत को पुनर्जीवित करने की चेष्टा कर रहा है। मार ए लागो में इसने कहा, ट्रंप साहब ने, कि मोनेरो डॉक्ट्रिन बड़ी बात है लेकिन हमने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया है। हमारी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के तहत
पश्चिमी दुनिया में अमेरिकी प्रभुत्व पर अब कभी सवाल नहीं उठेगा। मतलब ये एक प्रकार से अमेरिकी डोमिनेंस को बनाए रखने की पूरी चेष्टा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्षेत्रीय परिणाम को अगर हम देखें तो पहला परिणाम मॉनरे डॉक्ट्रिन की पुनर्जीविता। दूसरा परिणाम जो देखने को मिल सकता है वो वेनेजुएला में अस्थिरता की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, और ना केवल वेनेजुएला में बल्कि हो सकता है कि पूरा का पूरा कैरेबियन अनस्टेबिलिटी में आ जाए। अमेरिकी हमलों का विरोध ना कर पाने पर भले ही वेनेजुएला के जनरल अपमान का घूंट पी करके रह गए हों, लेकिन वे चुप बैठेंगे ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। यहां तक कि दीर्घकालिक तौर पर वेनेजुएला की सशस्त्र सेनाओं के द्वारा अमेरिका की योजनाओं को मान लेने की संभावना भी बहुत कम है। अगर हम इस स्थिति को ध्यान में रखें तो सैन्य नेतृत्व और मादुरो के समर्थक नागरिक, जो कि मादुरो सपोर्टिंग सिटीजन्स हैं वहां के, वो अपनी स्वतंत्र स्थिति को किसी भी रूप में खोना नहीं चाहेंगे। वेनेजुएला में ऐसे कई हथियारबंद मिलिशिया ग्रुप भी हैं और बहुत सारे सशस्त्र समूह हैं जो मादुरो सरकार का समर्थन करते हैं। तो जो सशस्त्र समूह हैं, मिलिशिया ग्रुप्स हैं, वो वहां पर टेररिज्म को बढ़ा सकते हैं, क्राइम को बढ़ा सकते हैं। इनमें अपराधी नेटवर्क और कोलंबियाई गुरिल्ला भी शामिल है, जो शरण देने के बदले मादुरो हुकूमत का समर्थन करते रहे हैं, क्योंकि मादुरो हुकूमत इनको शरण देती रहेगी। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां, चाहे वो सेना हो, चाहे वो मादुरो सपोर्टिंग लीडर हो, आर्म्स लीडर्स हो, चाहे मिलिशिया ग्रुप्स हो, चाहे कोलंबियाई गुरिल्ला हो, वो सब के सब इतनी आसानी से शांत बैठने वालों में से नहीं है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप है एक, उसने बहुत पहले मतलब अक्टूबर 2025 में एक चेतावनी दी थी कि मादुरो को हटाना वेनेजुएला में हिंसा और अस्थिरता ला सकता है और इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसके प्रमाण भी हैं। अगर आप देखिए कि हैती, जो एक छोटा सा देश है हैती, उसका हम यहां पर उदाहरण ले लें। ये हैती है, ये गोल्फ डीला गोनेवा है, ये क्षेत्र है। 1994 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने हैती में सत्ता परिवर्तन करने के लिए लगभग 25,000 सैनिक भेजे थे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे थे वहां पर, और तब हैती की सरकार बिना एक गोली चलाए भी ढह गई थी। वहां चलाने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन 30 साल हैती की जनता बदहाल रही और आज हैती एक प्रकार से एक नाकाम देश है जिस पर हथियार बंद गिरोहों का कब्जा है। तो जहां इस प्रकार की सत्ता परिवर्तित हुई है वहां पर अराजकता, क्राइम और हथियार बंद लोग आए हैं, बढ़े हैं। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यही हश्र वेनेजुएला का भी हो सकता है। आप पनामा के बारे में भी देख लीजिए। 1989 टू 90 में पनामा में भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी और वहां पर भी आरंभिक तौर पर अस्थिरता हुई थी। हालांकि पनामा में जो घटना हुई थी, क्योंकि वहां का शासक अप्रिय था, अलोकप्रिय था, मैनुअल नोरिएगा, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न नहीं हुई। तो यह बात भी हो सकती है कि साहब ट्रंप ने ऐसा सोचा हो कि जिस तरीके से पनामा में मैनुअल नोरिएगा को सत्ताच्युत किया और पनामा फिर शांत हो गया, तो हो सकता है कि मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद भी पूरा वेनेजुएला शांत हो जाए और उस पर कब्जा किया जाए। लेकिन ट्रंप को यह ध्यान रखना चाहिए कि हैती का उदाहरण भी है। अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण से पनामा को सोच सकते हैं तो नकारात्मक दृष्टिकोण से हैती को भी सोचना जरूरी है।
और इसका अंदाजा लगाने की आवश्यकता थी कि क्या वेनेजुएला में मादुरो को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय परिणाम का एक जो तीसरा परिणाम देखने को मिल सकता है, वो परिणाम है यहां पर डोमिनो इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है। अब ये साहब डोमिनो इफेक्ट क्या है? जिस तरीके से एक डोमिनो गिरता है, जैसे आप बुक्स या माचिस की तीलियों से खेल करते रहते हैं ना, ये इस तरीके से बुक्स हैं, तो अगर एक में आप धक्का देते हैं तो सारी की सारी गिर जाती है। तो जिस तरीके से एक डोमिनो गिरता है और उसके गिरने से सारे डोमिनो भी एक एक करके गिर जाते हैं, उसी तरीके से एक देश या कोई भी एक ऐसी घटना अगर होती है तो बहुत सारे उस क्षेत्र के देशों में इसका असर पड़ता है और एक प्रकार से एक श्रृंखलाबद्ध असर पड़ता है। तो इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसा कि ट्रंप ने ये कहा भी है कि पनामा को भी सावधान रहना चाहिए, कोलंबिया को भी सावधान रहना चाहिए, कहीं उनका असर भी वेनेजुएला की तरह ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो फिर इस तरीके के सिचुएशन बनने में कोई देर नहीं लगेगी। मतलब लैटिन अमेरिका में जो डोमिनो इफेक्ट है वो कोलंबिया, क्यूबा, निकारागुआ, बोलिविया, मैक्सिको, इन सब जगहों पर अस्थिरता पैदा कर सकता है। और ट्रंप ने खुद ही मार ए लागो में कहा था कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को अपना ध्यान रखना होगा। अब यह स्टेटमेंट बड़ा सॉफ्ट लगता है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को अपना ध्यान रखना होगा। इसका मतलब है कि आप उसके विरुद्ध भी कुछ करने वाले हैं। उन्होंने आगे चल करके फॉक्स न्यूज में एक स्टेटमेंट दिया था कि मैक्सिको के साथ कुछ करना पड़ेगा। वेरी गुड। क्यूबा भी निसंदेह अमेरिका के एजेंडे में है। उसे मार्को रूबियो उस क्यूबा की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके माता पिता क्यूबाई अमेरिकी हैं। मार्को रूबियो अमेरिका का लैटिन अमेरिका में सशस्त्र हस्तक्षेप का लंबा इतिहास भी रहा है। तो अमेरिका समर्थित और वामपंथी सरकारों के बीच भी टकराव उत्पन्न हो सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक अराजकता भी उत्पन्न हो सकती है। इन सभी बातों से नजरअंदाज या इन सभी स्थितियों से नजरअंदाज नहीं हुआ जा सकता है। ये उस क्षेत्र में परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। अब बात आती है कि इस वेनेजुएला की इस घटना से वैश्विक स्तर पर क्या क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ परिणाम वैश्विक स्तर पर भी हमें उत्पन्न दिखाई देंगे। जैसे ये स्थिति है, वैश्विक कानून की प्रभाविता में कमी आ सकती है। अब आप यहां पर देखिए कि जो भी ये घटनाएं हुई, क्या इसमें कानून का पालन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर, उसके तहत हर देश का प्रमुख जो नेशन सुप्रीमो होता है, मतलब कि एक तरीके से हेड ऑफ द स्टेट है, उसको प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, इम्यूनिटी प्राप्त होती है। और हेड ऑफ द स्टेट इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि एक देश का नेता दूसरे देश की अदालतों द्वारा गिरफ्तार या अभियोजित नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर गिरफ्तार करने की नौबत आए तो उसके लिए जरूरी होता है कि अपने देश के वैध और सिटिंग हेड ऑफ स्टेट की मान्यता प्राप्त हो। वैध, नहीं तो उसको आप नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशंस चार्टर है जिसका क्लॉज 2 सेक्शन 4 है, वो कहता है कि किसी भी देश को दूसरे देश की सत्ता क्षेत्र में बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, सिवाय कुछ सीमित स्थितियों के। और वो सीमित स्थिति का मतलब है कि जैसे कि अगर उस देश ने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया हो तो आप आत्मरक्षा के लिए ऐसा कर सकते हैं, या अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख करके आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर अगर सुरक्षा परिषद ने ऐसी मंजूरी दे दी है तो आप इस स्थिति को अंजाम दे सकते हैं।
तो इस तरीके से यह बात तो स्पष्ट है कि अमेरिका या किसी भी देश के पास अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो सीधे किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार कर सके। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, अंतरराष्ट्रीय बुद्धिजीवी सब ने इस तरीके की टिप्पणियां की हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून आमतौर पर बल प्रयोग करने की कोई इजाजत भी नहीं देता है। आप इस तरीके की स्थितियों को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के ही एक नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, वहां के एक संवैधानिक कानून के प्रोफेसर हैं जेरमी पॉल, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि यह एक कानून लागू करने से जुड़ा हुआ ऑपरेशन था, और फिर पलट करके ये भी आप कह रहे हैं कि अब हम देश चलाएंगे। तो एक प्रकार से ये उस देश की संप्रभुता का उल्लंघन है। तो यूनाइटेड नेशंस के आप आर्टिकल 2 के सेक्शन 4 को ध्यान रखिए, तो किसी भी देश को इस तरीके का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अब वहीं दूसरी बात करें कि अमेरिकी कानून की विश्वसनीयता पर भी तो प्रश्न चिन्ह लगेगा। अमेरिका में भी कोई भी कानून ऐसा विद्यमान नहीं है जो किसी भी अन्य देश के संप्रभु को या अन्य संप्रभु संपन्न देश के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार करने की इजाजत देता। अंतरराष्ट्रीय कानून की तरह ही अमेरिकी कानून में यह कहा गया है कि किसी संप्रभु देश के कार्यरत राष्ट्रपति को विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है, अर्थात हेड ऑफ द नेशंस को एक इम्यूनिटी प्राप्त होती है। मतलब जब तक वो राष्ट्रपति पद पर है या अमेरिका के साथ उसकी युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, तब तक अमेरिका उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे आरोप कितने भी गंभीर क्यों ना हो। यह खुद अमेरिका के कानून में कहा गया है। अमेरिका अपने कानून तभी लागू कर सकता है जब अपराध अमेरिका की धरती पर हुआ, तभी अमेरिकी कानून लागू होंगे, या फिर अमेरिका के नागरिकों का हित संगीन तौर से प्रभावित हुआ। लेकिन वेनेजुएला का राष्ट्रपति मादुरो तो वेनेजुएला की धरती पर था, वेनेजुएला में वो कार्यरत था, इसलिए अमेरिकी एजेंसियों की सीधी कार्यवाही क्या ये अमेरिका के कानून का उल्लंघन नहीं है? एक और मजेदार बात है कि अमेरिका तो शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर काम करता है, वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर है, और सेपरेशन ऑफ पावर में अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति को अकेले ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी दूसरे संप्रभु देश में कार्यरत राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर ले। अमेरिका का कानून ऐसा नहीं कहता। अमेरिका में जो सेपरेशन ऑफ पावर लागू है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति को विदेश नीति और सैन्य संचालन का दायित्व है, वहीं पर दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस कांग्रेस को यह कहा गया है कि अगर युद्ध करना है तो युद्ध की अनुमति, विदेशी सैन्य कार्यवाही का वैधीकरण कांग्रेस करेगी, अंतरराष्ट्रीय कानून से टकराने वाले कदमों पर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार वहां की कांग्रेस को है। इसलिए किसी विदेशी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस को पता होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप यहां पर स्पष्ट तौर पर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके का इनका जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो है। यहां पर आप दो कॉलम्स देख रहे हैं, जहां पर ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों का संवैधानिक आधार है कि राष्ट्रपति एक कमांडर इन चीफ होता है, उसे विदेश नीति का प्राथमिक संचालक भी कहा जाता है। वो संधियां और नेगोशिएशन का भी अधिकार रखता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको पावर देता है। आपके प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर हम व्यवहारिक शक्तियों में देखें तो सैन्य बल की सीमित और त्वरित तैनाती कर सकता है राष्ट्रपति। उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का अधिकार भी है, उसे CIA स्पेशल ऑपरेशंस की अनुमति भी है, विदेशी नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति है। प्रतिबंध, गिरफ्तार नहीं। उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये ताकत दी हुई है संवैधानिक और व्यवहारिक तौर पर, तो कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे राष्ट्रपति युद्ध घोषित नहीं कर सकता और ना ही दीर्घकालिक सैन्य संघर्ष अकेले चला सकता है।
वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखें कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस वहां की संसद को कहा जाता है एक प्रकार से। अब जैसे भारत में आपकी संसद है, वैसे ही वहां पर संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जिसमें दो सदन है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उस कांग्रेस की संवैधानिक शक्तियों में युद्ध घोषित करने का अधिकार उसे प्राप्त है, रक्षा बजट की स्वीकृति, संधियों की पुष्टि और राष्ट्रपति की विदेश नीति पर निगरानी का अधिकार उसको है। अगर वहीं पर वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973 के बारे में देखें, जहां पर राष्ट्रपति को यह अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति बिना कांग्रेस के केवल अल्पकालिक सैन्य कार्यवाही कर सकता है। मतलब 60 दिनों के भीतर कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी, अन्यथा सेना वापस बुलानी पड़ेगी। यह स्पष्ट किया गया और यह कानून एग्जीक्यूटिव पावर पर लगाम लगाता है कांग्रेस का। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से इनको डिवीजन किया गया। अब यहां पर जो इन्होंने गिरफ्तारी करी है, ऐसी गिरफ्तारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का उपयोग केवल घरेलू प्रशासन और पहले से बने कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ही किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संप्रभु राष्ट्र के प्रमुख की गिरफ्तारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति को एक ताकत जरूर है, जिसको आप वॉर पावर रेजोल्यूशन 1973 कहते हैं। वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति 60 से लेकर के 90 दिन तक सीमित सैन्य कार्यवाही करने का अधिकार रखता है, लेकिन यदि कार्यवाही युद्ध जैसी स्थिति पैदा करे या फिर किसी विदेशी सरकार को गिराना, उसके प्रमुख को पकड़ने जैसी स्थिति हो, तो कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति आवश्यक है। वॉर पावर रेजोल्यूशन 1973 के तहत भी यह कहा गया है। तो यह कानून राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी लिए बिना 60 दिन से तक सीमित कार्यवाही शुरू करने की इजाजत तो देता है, जरूरत पड़े तो 30 दिन की अतिरिक्त अवधि भी दे देता है, लेकिन यह कानून भी विदेशी सरकार को गिराने या उसके प्रमुख को पकड़ने जैसी ताकत नहीं देता है। तो आप देखिए कि जो भी कदम अमेरिका के द्वारा उठाया गया, वो अमेरिकी कानून की विश्वसनीयता को कमजोर करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर ना तो कांग्रेस की अनुमति ली गई, ना यहां पर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया गया, ना यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर का पालन किया गया, ना यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने वॉर पावर रेजोल्यूशन का पालन किया है, ना उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत यह अधिकार का प्रयोग किया है। तो आखिर क्या किया है? बस एक जो बात ट्रंप साहब हमेशा कहते रहते हैं कि हमने तो मादुरो को राष्ट्रपति माना ही नहीं, मादुरो को अवैध घोषित कर दिया। अरे भाई, आपके अवैध घोषित करने से थोड़ी होगा। मादुरो राष्ट्रपति था वहां की जनता के बनाने से, लेकिन आप कहें कि हमने राष्ट्रपति अवैध घोषित कर दिया, तो इसका मतलब आपको गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब ये सारी की सारी स्थितियां एक परिणाम, एक तो वैश्विक कानून धता हो गए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद अमेरिका के कानूनों को भी धता बता दिया, और यहां तक कि भी उसने कहा कि ट्रंप को केवल वही रोक सकता है जो ट्रंप है। मतलब ट्रंप को खुद ट्रंप रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो एक तानाशाही है। क्या ये लोकतांत्रिक और वैश्वीकरण के सिद्धांत हैं? अब यहां पर एक बात और आती है कि ऐसी स्थिति से क्या एनर्जी मार्केट सिस्टमैटिक तरीके से चल सकेगा? नहीं। ऊर्जा बाजार में लंबी स्थितियां पैदा होंगी, तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी समस्याएं उत्पन्न होंगी। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, वो एक अलग मायने है। सत्ता परिवर्तन के दौरान तेल उत्पादन बाधित होगा, ये भी ठीक है, लेकिन दुनिया के जितने भी तेल उत्पादक हैं उनके अंदर आशंका भी पैदा होगी, और ऐसी स्थिति से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि भी हो सकती है। और अगर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होती है तो भारत जैसे आयातक देश के ऊपर दबाव भी बनेगा, क्योंकि भारत तो 85% की डिपेंडेंसी रखता है।
और जैसे ही तेल में दबाव बनता है, समाज में अस्थिरता उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम एक बात और देखें कि वैश्विक अराजकता उत्पन्न होने की आशंका हो सकती है या नहीं, बिल्कुल हो सकती है। अगर इन्होंने मादुरो को गिरफ्तार किया और कल को कोलंबिया को धमकी दी है, इसके बाद इन्होंने पनामा को भी धमकी दी है, मैक्सिको को भी धमकी दी, क्यूबा को भी धमकी दी, ग्रीनलैंड को मतलब डेनमार्क को धमकी दे रहे हैं, ईरान की कार्यवाही आपने भी देखी। तो अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है और कर रहा है, तो क्या चीन ताइवान में ऐसा नहीं कर सकता? क्या रूस यूक्रेन में ऐसा नहीं कर सकता? तो अगर स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही हैं, तो सबके सब देश अपनी अपनी स्थिति को आधार बना करके अपने अपने हितों के अनुकूल भू रणनीतिक स्थितियां उत्पन्न करेंगे। और समुद्री द्वीपों का फिर क्या होगा? क्योंकि मुख्य लड़ाई तो वहां चल रही है। जितने छोटे छोटे से आइलैंड स्टेट हैं, क्या वो संप्रभु रह पाएंगे? और इस परंपरा को शुरू करने वाला कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। तो जो एक वैश्विक अराजकता को उत्पन्न कर सकता है, और ये अराजकता पूरे के पूरे क्षेत्र में फैल सकती है, जिसमें आप पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इन सब जगहों पर इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और एक बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो सकती है वो है अमेरिका, चीन और रूस के बीच टकराव उत्पन्न होने की। इससे वैचारिक ध्रुवीकरण, इस तरीके की गतिविधियों से आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन बढ़ सकता है। और क्योंकि ट्रंप का नैरेटिव है सोशलिज्म डिस्ट्रॉय नेशन, तो ऐसी स्थिति में पुनः पूंजीवाद बनाम समाजवाद की बहस तेज हो सकती है। और अगर यह स्थिति उत्पन्न होती है तो एक नई प्रकृति का शीत युद्ध उत्पन्न हो सकता है। और ऐसी स्थिति से विकासशील देशों में नीतिगत अस्थिरता उत्पन्न होने की आशंका बढ़ सकती है, जैसा कि आपने 1979 से लेकर के और 1990 तक देखा था कि जितने तीसरी दुनिया के देश थे वहां पर एक नीतिगत अस्थिरता उत्पन्न होने लगी थी। तो इस तरीके से ये जो परिणाम आपको दिखाई दे सकते हैं। अब इन परिणामों के बाद एक बात और हमें देख लेनी चाहिए कि क्या इस सिचुएशन में दुनिया के देश अपनी क्या रणनीतियां बनाएंगे। तो स्पष्ट है कि अमेरिका की जो रणनीति है वो आपको पूरी पूरी दिखाई दे रही है कि अमेरिका अपने साम्राज्य को बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है, जब तक कि उसको रोकने के लिए कोई खास लोग इकट्ठे नहीं होंगे। रूस और चीन जैसी ताकतें अमेरिका का विरोध कर रही हैं। कुछ देश हैं जो चुप हैं और कुछ देश हैं जो चुप रहने का दिखावा कर रहे हैं लेकिन सक्रिय हैं। यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो ग्रीनलैंड को लेकर के अब आप देख रहे होंगे कि यूनाइट हो रहे हैं। तो इस तरीके दुनिया के देश अपनी अपनी स्थितियों पर काम कर रहे हैं। जो बड़ी शक्तियां हैं, उभरती हुई शक्तियां हैं, वो अमेरिका की इस स्थिति से झुकने वाली नहीं है, जिनमें आप चीन है, रूस है, भारत है, यूरोप के लगभग 8 देश ग्रीनलैंड को लेकर के अमेरिका से टकराने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो ये अमेरिका की तानाशाही और दादागिरी पर हमने एक चर्चा करी है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको देखें, समझें, और अगर कोई आपके जहन में सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट में जाकर के उस प्रश्न को देखें। थैंक यू वेरी मच।